नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हम सभी ने अपने स्कूल में आई एम वेरी श्योर सोलर साइकिल के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें कि हम ये पढ़ते हैं कि सोलर साइकिल के दौरान जो सन की मैग्नेटिक पोल्स हैं वो बेसिकली रिवर्स हो जाती हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में समझें तो सोलर साइकिल के दौरान जो नॉर्थ पोल है वो साउथ में की तरफ चली जाती है, जो साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ चली जाती है, और फिर ये सोलर साइकिल रिपीट होता रहता है और ये मैग्नेटिक पोल्स का जो रिवर्सल है ये चलता रहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखने को मिली है कि इस साल यानी कि 2024 में, जिसमें हमने अभी प्रवेश किया है, ये वो साल है जब सन की जो मैग्नेटिक पोल्स हैं ये रिवर्स करने वाली हैं। और इस इवेंट को लेकर जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चिंता जता रहे हैं। समझेंगे इस पूरे इवेंट को, एग्जैक्टली जो ये सोलर साइकिल होता है ये क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड मेनली ये साइंटिस्ट इस चीज़ को लेकर चिंता क्यों जता रहे हैं उसको भी समझने का प्रयास करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, जहाँ पे करोल बाग में आपको अंग्रेजी में और मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम में फाउंडेशन बैचेज अवेलेबल करवाए गए हैं। यदि आप लोग 2025 या फिर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इन बैचेज में जाकर के आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। और इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सिविल लाइंस के एरिया में भी हमारा सेंटर आ चुका है, जहां पर यूपीएससी के साथ साथ हम लोग यूपी पीसीएस के बैचेस भी अवेलेबल करवा रहे हैं। किसी भी बैच में अगर आपको एनरोल करना है या कोई भी आपके मन में क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बिटली लिंक है, वहां पर जाकर के दोस्तों क्लिक कर सकते हैं, अपनी कुछ जानकारी भर सकते हैं और मेरा कूपन कोड भरिए और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी जो भी क्वेरी है वो आपको वहां पे सॉल्व करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, अगर हम बात करते हैं सन के बारे में, सो इट इज़ अ वेरी वेरी क्लियर फैक्ट कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार माना जाता है। हमें लाइट, हीट और एनर्जी अगर कहीं से आती है तो सन से ही आती है। लेकिन सन एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सन जो है वो एवरी 11 ईयर्स और सो उसमें एक बहुत ही मेजर चेंज देखने को मिलता है, और वो है मैग्नेटिक पोल्स इसकी कंप्लीटली फ्लिप कर जाती हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग बोल देते हैं सोलर साइकिल। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये फिनोमेना, जैसे अगर हम 1985 से शुरू करते हैं तो ये सोलर साइकिल जो पहले वाला सोलर साइकिल था 85 से शुरू हुआ, उसके बाद 96 में जाकर के ख़त्म होता है। अगला सोलर साइकिल 96 में शुरू हुआ, उसके बाद 2010 में जाकर ख़त्म होता है, और फिर 2010 में शुरू हुआ और 2020 में जाकर ख़त्म होता है। आमतौर पे जो ये सोलर साइकिल्स होते हैं आमतौर पे 11 साल के होते हैं, कभी कभार ये 8 साल का भी हो सकता है, या फिर कभी कभार ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 साल का भी हो सकता है। लेकिन यूजुअली ये सोलर साइकिल्स 11 साल के ही हमें देखने को मिल जाते हैं। नाउ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सन के अंदर ये फ्लिप करती क्यों है। देखिए, सन के अंदर हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लाज्मा। आपने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में सुना होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बाद जो चौथी स्टेट आती है प्लाज्मा आती है। ये प्लाज्मा जो होता है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लाज्मा होता है और ये सन के अंदर मूव करता रहता है। ये कैसे मूव करता है इसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है, बिकॉज सन के अंदर आज तक कोई देख नहीं पाया है और इसकी मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन ये माना जाता है कि ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही अलग अलग लेयर्स में और बहुत ही अलग अलग स्पीड्स में होती रहती है, जिसकी वजह से सन के अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक लूप्स और मैग्नेटिक करंट्स यहाँ पे पैदा होते रहते हैं। और चूंकि सन के अंदर जब ये मैग्नेटिक लूप्स और करंट्स तो पैदा होते ही हैं, लेकिन सन साथ साथ में घूमता भी रहता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यही वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर जाती है। अगर मैं आपको बड़ी सिंपली यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब कि मैग्नेटिक लूप, एक मैग्नेटिक लूप ऐसे बन रहा है, अंदर ऐसे ऐसे लूप्स बन रहे हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे लूप्स भी बन रहे हैं, और साथ में सन जो है वो अपना घूमता भी रहता है। तो ये अंदर वाले जो लूप्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टैंगल हो जाते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने आप को ही सस्टेन नहीं कर पाती और वो कोलैप्स होकर के टूट जाती है। जब ये कोलैप्स होता है,
जिस पॉइंट पे ये कोलैप्स होता है उस पॉइंट पे बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है सूर्य की वो रिवर्स कर जाती है। जब मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर जाती है तो पोलैरिटी रिवर्स कर जाती है और इसीलिए वहां पर फिर आपको पोल्स का रिवर्सल देखने को मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि जब अंदर आप देख नहीं पा रहे हैं तो फिर आपको पता कैसे चला कि ये वाकई में मैग्नेटिक पोल्स का रिवर्सल हुआ है? पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या चीज़ को स्टडी किया? उन्होंने स्टडी किया समथिंग कॉल्ड एज सन स्पॉट्स। तो जब इन्होंने सोलर साइकिल को स्टडी करना शुरू किया, इन्होंने देखा कि जब सोलर साइकिल की बिगिनिंग होती है उसको कहा जाता है सोलर मिनिमम। सोलर मिनिमम के दौरान सन के ऊपर आने वाले जो सन स्पॉट्स होते हैं ये बहुत ही कम होते हैं और सोलर साइकिल के दौरान बीच में एक ऐसा टाइम आता है जिसको सोलर मैक्सिमा कहा जाता है, जब सन के ऊपर आने वाले जो सन स्पॉट्स होते हैं ये मैक्सिमम बन जाते हैं और उसके बाद फिर ये फिर से कम होना शुरू कर जाते हैं और वापस से आपका सोलर मिनिमम आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपको साइकिल देखने को मिलता है जिसमें कि स्टार्टिंग में सन स्पॉट्स मिनिमम, फिर सन स्पॉट्स मैक्सिमम और इवेंचुअली फिर से सन स्पॉट्स मिनिमम हो जाते हैं। ये पूरे के पूरे साइकिल में जब सन स्पॉट्स मैक्सिमम होते हैं उस टाइम पर एग्जैक्टली उसी टाइम पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्सल देखने को मिलता है, मैग्नेटिक पोल्स का रिवर्सल देखने को मिलता है। देख पाएंगे आप लोग यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ सोलर साइकिल इज सोलर मिनिमम, सन स्पॉट्स लीस्ट होते हैं, मिडल इज मैक्सिमम, फिर से सन स्पॉट्स बहुत बढ़ जाते हैं, साइकिल के एंड में सोलर मिनिमम फिर से आता है और न्यू साइकिल फिर से यहाँ पर बन जाता है। तो अभी जिस साइकिल की मैं बातचीत आपसे कर रहा हूं ये 2020 में शुरू हुआ था जब उसका सोलर मिनिमम था और 2024 में ये वो साल है जब आपके जो सन स्पॉट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा सन के ऊपर बढ़ चुके हैं और ये उसका सोलर मैक्सिमा हमें देखने को मिल रहा है। अब ये सन स्पॉट्स क्या होते हैं? सन स्पॉट्स बेसिकली आपको इस तरीके से सन के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। ये सन स्पॉट्स वो वाले एरियाज होते हैं जो कि वैसे तो देखिए सन का पूरा सरफेस जो है वो पूरा आपको कलर्ड देखने को मिलता है, लेकिन सन स्पॉट्स डार्क एरियाज होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सन और वो डार्क इसलिए नज़र आते हैं बिकॉज कंपेयर्ड टू देयर विसिनिटी आपको इन एरियाज में जो टेम्परेचर है वो कम देखने को मिलता है। कम मतलब कि रिलेटिवली आसपास के एरिया से कम देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि बहुत कम होता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आपको सन स्पॉट का टेम्परेचर देखने को मिल ही जाता है। तो जब सन स्पॉट्स बहुत बढ़ जाते हैं तब साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं कि ठीक है अब सन स्पॉट्स बढ़ गए हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा जो सोलर मैक्सिमा है ये हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब ये सन स्पॉट्स तो बढ़ गए हैं तो अब इसको लेकर साइंटिस्ट चिंता क्यों दिखा रहे हैं? देखिए असल में जब ये सोलर मैक्सिमा हो जाता है तो सन स्पॉट्स के साथ साथ और कई सारे हमें इवेंट्स देखने को मिलते हैं जिनके आई एम श्योर आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि हम लोग बात करते हैं सोलर विंड्स की, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस की। ये सारे के सारे इवेंट्स जो हैं इसी के साथ साथ बढ़ जाते हैं बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा टाइम आ चुका है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और मैग्नेटिक फील्ड जब स्ट्रांग हो जाती है तो सन की मैग्नेटिक फील्ड जब वो वहाँ से एमिट होती है तो पूरे सोलर सिस्टम को अफेक्ट करती है, प्लूटो तक जाकर के, इवन जो आखिरी प्लैनेट है वहाँ पर भी जाकर के आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ के ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अब इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे सन की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली रिवर्स कर जाती है तो सन के अराउंड एक हीलियोस्फीयर बनता है जो कि बेसिकली सन के मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस का एक पूरा स्फीयर है, उसका पूरा बबल है। जब ये एकदम से मैग्नेटिक फील्ड में इतने बदलाव आते हैं तो हीलियोस्फीयर में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। जब उस हीलियोस्फीयर में बदलाव आते हैं तो हीलियोस्फीयर काफ़ी वेवी बन जाता है। इसकी फोटो नहीं है कोई दिखाने वाली, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता, इसकी वीडियोस हैं आप लोग देख सकते हैं। हीलियोस्फीयर जब बहुत ज़्यादा वेवी बन जाता है इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टॉर्शन के दौरान, इसका इम्पैक्ट अर्थ पे क्या आता है कि अर्थ के ऊपर जो कॉस्मिक रेज हैं वो आ सकती हैं। कॉस्मिक रेज बेसिकली हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आती हैं। जब वो कॉस्मिक रेज अंदर एंट्री कर जाती हैं तो उस केस में
अर्थ के ऊपर क्लाइमेट चेंज हो सकता है और ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकती है। मतलब कि सडन इम्पैक्ट्स हमारे क्लाइमेट में, सडन चेंजेस हमें हमारे क्लाइमेट में देखने को मिल सकते हैं जो कि अभी तक नहीं देखने को मिल रहे थे। और ये नेचुरल चेंजेस हैं, ऐसा नहीं कि ये मैन मेड है तो हम इनको रिवर्स कर सकते हैं। ये नेचुरल है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ये होना ही होना है। और ये जो प्रोसेस है ये अर्थ के लिए नेगेटिवली प्ले आउट करता है। सेकेंड जो इम्पैक्ट आता है दैट इज विद रिलेशन टू इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये सन है और ये यहाँ पे अर्थ है, तो सन की अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है जिसका स्फेयर बना हुआ है, मतलब कि अपने अपने एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस बने हुए हैं। लेकिन इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के टच करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं धरती का मैग्नेटोपॉज, मतलब कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड वहां पर टच कर जाती है। होता क्या है कि जब ऐसा इवेंट होता है, जब सन स्पॉट्स बढ़ जाते हैं, जब सोलर मैक्सिमा होता है, तो उस टाइम पर जो ये वाली आपका इंटर मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब सन वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सडनली स्ट्रांग हो गई है। तो वैसे तो अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड से इस सन की मैग्नेटिक फील्ड को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन मान लीजिए सडनली इतनी स्ट्रांग हो गई है तो कभी कभार क्या होता है कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड धरती की मैग्नेटिक इस फील्ड को ब्रेक डाउन कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है। और पेनिट्रेट करते करते जो सोलर विंड्स हैं, जो कि सूर्य से निकलने वाली आंधियां होती हैं, वो धरती की तरफ और बढ़ सकती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो और ज़्यादा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ सकती हैं, और ज़्यादा ऑरोराज आ सकती हैं। ऑरोराज तो चलिए ठीक है, अच्छा ही है, क्योंकि ये देखने में बड़ा सीनिक होता है। आपने नॉर्वे, आइसलैंड जैसे देशों के बारे में सुना होगा, तो वहाँ पर इस तरीके से आपको ऑरोराज देखने को मिलते हैं। ये सारा का सारा सोलर विंड्स का ही आउटकम है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स की। आपने पिछले कुछ सालों में भी देखा होगा कि जब भी कुछ सनस्पॉट नजर आता है तो कहा जाता है कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आने वाला है। अब जब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं तो उनका नुकसान क्या होता है कि ये हमारी सैटेलाइट्स को डिसरप्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकते हैं। जो स्पेस में जीपीएस की सैटेलाइट्स लगी हुई हैं वो खराब हो सकती हैं। इवन यहाँ तक कि हमारी इलेक्ट्रिकल ग्रिड को भी डिसेबल कर सकते हैं। और आजकल तो खैर टेलीग्राफ की जो वायर्स हैं वो नहीं लगती हैं, लेकिन एक समय था जब टेलीग्राफ की वायर्स लगती थी। और एक इवेंट ये भी रिकॉर्ड किया गया है कि टेलीग्राफ की वायर्स एक बार एक्चुअल में अफेक्ट हो गई थी, ऑल बिकॉज ऑफ दीज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स या फिर सोलर स्टॉर्म्स जो कि धरती की तरफ आती हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द सन। तो यस, इसके इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते ही हैं, इसीलिए साइंटिस्ट इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंता जता रहे हैं। आपकी दोस्तों इस चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में साथियों फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। आपकी कोई भी क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।